मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंशियल कोच। आज हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो किसी पर्सन को स्टार्ट करने से पहले उसके मन में डाउट रहता है कि ये ट्रेडर और इन्वेस्टर दो चीज़ें मैंने मार्केट में सुनी है, क्या ये सेम होती है, डिफरेंट होती है। मैं बता दूं, ट्रेडर जो होता है वो कितने कुछ समय के लिए ही मार्केट में बना रहता है। वो अपने ट्रेड कितने कुछ महीने के लिए या कुछ एक दिन के लिए अपना ट्रेड करता है, जो कुल टेक्निकल एनालिसिस यूज करता है, जो मैंने आपको पहले बताया है। इन्वेस्टर जो वो होता है जो एक साल से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए आपके मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों एक कपल्स की तरह होते हैं जो कि मेड फॉर ईच अदर होते हैं। मान लीजिए आप जिस तरीके से ट्रेडर मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर के लिए, उसी तरह इन्वेस्टर मार्केट में वॉलेटिलिटी प्रोवाइड करता है ट्रेडर के लिए। मीन्स बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। इन्वेस्टर उस पायलट की तरह होता है जो अपने एरोप्लेन को कितने टेक ऑफ करने से लेकर टेक डाउन तक आपको टोटली प्रोटेक्ट करता है। मीन्स अगर हवाएं भी तेज आए या कितने यहाँ पे बारिश भी आए या कितने लॉन्ग जर्नी में भी जाना हो, वो आपको टोटली हर हर मुसीबत से बचाकर आपको अपने डिस्टेंस पर प्रोवाइड करता है। मीन्स एक आपको टोटली लॉन्ग डिस्टेंस आपके टोटल सेव करके रखता है। उसी तरीके से कितने स्टॉक मार्केट में भी होता है। इन्वेस्टर आपका कितने अपने शेयर को कितने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखता है। अगर मार्केट में कितना भी फ्लक्चुएशन हो क्या हो, वो मार्केट के हिसाब से अपने शेयरों को शेयरों से एग्जिट करता है। वो जानता है कि अगर मुझे मार्केट में बना रहना है और आधी मुनाफा कमाना है तो मुझे मार्केट में बना रहेगा। जैसे मान लीजिए सेंसेक्स आपका लगभग 2000 था, 2000 से 2500 रुपये था 20 साल पहले, वो अब आगे 50,000 का वो सेंसेक्स पहुंच गया है। तो मान लीजिए उस अमाउंट से 50,000 तक पहुंचने के लिए, 20,000 से 50,000 पहुंचने के लिए उसमें कितने लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा। इन्वेस्टर जानता है वो लोगों के हिट एंड रन वो हिट एंड रन करके प्रॉफिट और लॉस ही पाएगा। तो वो लोगों के कितने हैं गलतियों से सीखता है। वो बहुत सी बुकें पढ़ता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लिखे हैं, और जैसे कि वॉरेन बफेट या चार्ली मुन्नर, राकेश झुनझुनवाला या कितने हैं बेंजामिन ग्राहम, ये टोटल बुक वो पढ़ के रीड करके उनकी गलतियों से सीखता है कि मार्केट में कैसे लॉन्ग टर्म के लिए बना रहा सके। उसी तरीके से ट्रेडर क्या करता है, अपना अलग प्रकार के होते हैं। वो अपने कितने शेयर कुछ समय के लिए या कितने कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं, फिर उसे सेल कर देते हैं। ट्रेडिंग बहुत प्रकार की होती है। आपकी स्कैल्प ट्रेडिंग होती है, पोजीशन ट्रेडिंग होती है, स्विफ्ट ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। चलिए कुछ इस बात में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें। स्कैल्प ट्रेडिंग क्या होती है, आप अपने शेयर को कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट के लिए होल्ड करते हैं। उसी प्रकार से आपने इंट्राडे ट्रेडिंग का भी नाम सुना होगा, जिसमें कि आप सेम डे बाई करते हैं, सेम डे सेल कर देते हैं। आपने स्विंग ट्रेडिंग का नाम सुना होगा, जिसमें आप कुछ डेज से लेकर कुछ वीक तक अपने शेयर को बाई एंड होल्ड करते हैं एंड सेल कर देते हैं। उसी तरह आपने पोजीशन ट्रेडिंग का भी नाम सुना होगा, जिसमें आप अपने शेयर को कुछ महीने के लिए होल्ड करते हैं। आप जानते हैं ट्रेडर्स केवल मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस का यूज करता है, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल रहता है। वो केवल प्राइस एंड वैल्यू पे डिपेंड करता है कि उस दिन मार्केट में कितने क्या वोलेटिलिटी रहेगी, उस समय मार्केट में क्या प्राइस चलेगा, क्या वैल्यू रहेगा उस शेयर का। उसको चार्ट के थ्रू टेक्निकल एनालिसिस करके अपने प्राइस शेयर की प्राइस चूज करता है कि कौन से शेयर को बाई करे, किसको सेल करे। वो केवल मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड को लोगों के इमोशन एंड साइकोलॉजी को मिलाकर वो समझता है कि मार्केट में कैसे आगे बढ़ा जाए। तो ट्रेडर्स इज ऑल अबाउट द मेकिंग द प्रॉफिट इन द मार्केट यूजिंग द टेक्निकल एनालिसिस बाय यूजिंग द चार्ट, एंड इट हैज ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्राइस एंड वैल्यू ऑफ द स्टॉक। सो इट विल ऑल अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस इन द इन्वेस्टर वो होता है जो अपने शेयर को कहते हैं मोर देन 1 ईयर के लिए होल्ड करके रखता है कि लॉन्ग टर्म के लिए कि उसे सेल करे तो हमें प्रॉफिट हो फॉर द लॉन्ग टर्म। जैसे राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन वॉच को 23 रुपये में खरीदा था सन 2003 में, उसकी प्राइस अब 1000 में हो गई है। उसी प्रकार से उन्होंने कितने लगभग 17 साल उस शेयर को होल्ड करके रखा। अभी भी उनकी कितने मेजोरिटी शेयर टाइटन के राकेश झुनझुनवाला के पास हैं। उसी प्रकार से आप कोई इन्वेस्टर अपने शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखता है। इन्वेस्टर क्या करता है, अपने कुछ अमाउंट किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है। वो एक कंपनी में एक पार्टनरशिप बन जाता है।
आपने कितने फंड, आपने इन्वेस्टिंग तो सुनी होगी, कुछ इन्वेस्टिंग ऐसी भी होती है जहाँ पे कंपनी की इनिशियल ग्रोथ में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा एंजल इन्वेस्टर या कैपिटल वेंचर, ये अलग होते हैं। वो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, कहते हैं ऐसे फिक्स टाइम, और वो समय आने के बाद आईपीओ के समय वो एग्जिट कर जाते हैं कंपनी से अपना मल्टी बैगर बन के। मीन्स वो हाइट एक 10 गुना प्रॉफिट निकाल कर मार्केट से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद अपना हम लोग इन्वेस्टिंग करते हैं मार्केट में। अगर लिस्ट हो जाए कंपनी या उससे पहले आप चाहें तो कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अपने शेयर उस कंपनी में रख सकते हैं। जिस तरीके से कहते हैं आप इन्वेस्टिंग करते हैं वो एक अलग पैरामीटर पे डिपेंड करता है, जो कि आप कंपनी के फंडामेंटल को जानने के बाद प्रोवाइड करते हैं। मीन्स कंपनी के कहते पीई रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, प्रॉफिट बुक वैल्यू, प्रॉफिट सेल्स वैल्यू, पीएस अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब चीज़ कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, उसका फंडामेंटल्स क्या है, वो कंपनी कितनी आगे ग्रोथ करेगी, उसका फ्यूचर विजन क्या है, जो मैंने पहले ही कवर कर चुका है फंडामेंटल एनालिसिस में। वो टोटल पैरामीटर को जानने के बाद अगर हाँ अपना इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, वो जानता है कि मेरे स्टॉक प्राइस जैसे ही मार्केट जैसे कंपनी ग्रो करेगी, अपने हाई कैपिटलाइजेशन पे जाएगी, मेरे स्टॉक प्राइस भी ग्रो करेंगे, जिससे कितने मेरा शेयर भी आगे बढ़ेगा। इन्वेस्टर हमेशा कहते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे ध्यान देता है। वो कंपनी क्यों आगे बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी, उसके हिसाब से इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टिंग दो प्रकार की होती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग होती है। वैल्यू पे इन्वेस्टिंग एंड ग्रोथ पे इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टर हमेशा ध्यान रखता है कि मुझे कितना रिटर्न प्रोवाइड किएगा अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को होल्ड कर सकूँ। उस कंपनी के टोटल फंडामेंटल्स पे वो ध्यान रखता है। उसी तरीके से ट्रेडर हमेशा कहते हैं स्मॉल टाइम के लिए होल्ड करके रखता है, तो वो मार्केट की वोलेटिलिटी पे ध्यान रखता है कि मार्केट कितना वोलेटाइल है। अगर वो मार्केट के प्राइस और वैल्यू दोनों पे नज़र रखता है कि इस तरीके से हम बाई करें और जल्दी से हम लोग वहाँ पर सेल करके मार्केट से हाई प्रॉफिट में निकाल सकूँ, उसी तरह इन्वेस्टर ये सोचता है कि उस शेयर को मैं कहते हैं अभी होल्ड करके रखूँ। लॉन्ग टर्म में जब वो शेयर मल्टी बैगर बन जाएगा तो मैं उससे वहाँ से उस एग्जिट ले लूँगा उस शेयर से। आप जानते हैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर एक फुल प्रूफ में काम करता है कि मुझे कितना पेशेंस रखना है। अगर मैं पेशेंस रखा तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे वो कंपनी एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ देगी, क्योंकि कंपनी अपने प्रॉफिट में हमेशा मुझे डिविडेंड प्रोवाइड करेगी या बोनस प्रोवाइड करेगी, हमेशा वो जानता है, तो इसलिए वो इन्वेस्ट करता है। इसके बाद मिलते हैं हमारे दूसरे पार्ट में, जो कि है टैक्सेशन। टैक्स कितने लगेंगे, आप अगर आप नहीं शेयर खरीदा है, उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया है तो उस पर डिफरेंट टैक्स लगते हैं। अगर आप किसी शेयर को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं, उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। मान लीजिए आप किसी शेयर को 1 साल से कम के लिए होल्ड करके रखते हैं तो उस पर 15% का कितने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो मैं कहता हूँ STCG। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में कितने आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आपका प्रॉफिट के हिसाब से आपका मान लीजिए आप सैलरी पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, आपके कितने हैं डिफरेंट इनकम टैक्स के स्लैब में आप प्रोवाइड करते हैं। आप 5% वाले में हो या 20% वाले में या 30% वाले में, आपका प्रॉफिट के आपके स्लैब के हिसाब से कितने परसेंट का 20% का हो तो आपके प्रॉफिट पे 20% का टैक्स लगेगा। मीन्स आपके स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। अगर आप अपने शेयर को कितने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं, मीन्स मान लीजिए आप 1 साल से ऊपर के लिए होल्ड करके रखते हैं, तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इन्वेस्टर मोर देन 1 ईयर के लिए होल्ड करके रखते हैं कि वो अपने शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दें, जिसमें उनको 0% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़े और वो कितने आराम से बिना टैक्स के आगे बढ़ सके। लेते हैं अपना तीसरा पॉइंट, जो कि है हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है, आप जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट कंपनी अपने कैपिटल के हिसाब से डिफरेंट सेक्शन में लिस्टेड हैं। मान लीजिए जैसे आपने लार्ज कैप का नाम सुना होगा, मिड कैप का नाम सुना होगा, स्मॉल कैप का नाम सुना होगा, या माइक्रो कैप या मेगा कैप का नाम सुना होगा। वो अपने कैपिटल के हिसाब से डिफरेंट सेक्शन में डिवाइडेड हैं। जिससे मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है, वो आपके उस कंपनी का मार्केट में अभी क्या वैल्यू चल रहा है उसे एग्रीगेट वैल्यू बताता है और उसकी साइज बताता है कि वो कितने साइज की है। मान लीजिए आप मार्केट कैपिटलाइजेशन का आपका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। मान लीजिए एक शेयर का प्राइस किसी XYZ कंपनी का कितने है आपका 2000 रुपये है और उसके टोटल शेयर है 1000,
तो आपके मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, 20 लाख रुपए। मीन्स उस कंपनी का कितने वैल्यूएशन कितना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 20,000, 20 लाख रुपए। ओके। उसी तरीके से हम लोग कंपनी को डिफरेंट सेक्शन डिवाइड करते हैं। मीन्स पहले हम लोग चलते हैं लार्ज कैप कंपनी में। मीन्स जिस कंपनी का टर्नओवर आपका 20,000 करोड़ से ऊपर रहेगा उसे लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। लार्ज कैप जिस तरीके से आप TCS हो गया, रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये सब लार्ज कैप में आती हैं। और अपने निफ्टी 50 की आपको जो टॉप 50 कंपनी मैंने बताया था आपको, वो लार्ज कैप वाली रहती हैं। उसमें क्या रहता है, आपकी ये सब कंपनी के पास इतनी फंडिंग रहती है, अगर कोई बैड सिचुएशन भी आ जाए तो ये सर्वाइव कर सकती हैं। आपको अपना जो इन्वेस्ट किया गया है ये इसमें पैसा, वो आपको रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है बैड सिचुएशन के। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अभी ने कोरोना देखा था 2020 में, तो बहुत सी जो स्मॉल कैप कंपनियां थी वो तो कितने डूब गई या आपका पैसा डुबा गई। पर जो लार्ज कैप कंपनियां थी, जो आपकी कितने हैं लंबी लंबी, रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, या कितने हैं आपका ICICI बैंक हो गया, ये सब जो लार्ज कंपनियां थी, इसमें रिटर्न तो आपको कम मिलता है पर इसमें आप अपने पैसे सिक्योर कर सकते हैं। मतलब रिस्क फैक्टर इसमें आपका कहते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल एंड मीडियम कंपनी से बहुत ही कम होता है। मीन्स आपको सालाना कितने इसमें लास्ट 5 ईयर में देखा जाए तो इसमें आपको 7% रिटर्न मिल रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप से तो कम मिल रहा है, पर ये आपको सिक्योर रख रहा है। दूसरा फैक्टर है आपका, दूसरा पॉइंट है आपका मिड कैप। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में रहता है उसे हम मिड कैप कंपनी कहते हैं। ये कंपनी में कितने आपका निफ्टी मिड कैप 50 कंपनी आती हैं, BSE NSE की जितनी आती हैं वो सब कंपनियाँ आती हैं। इसमें कितने मैंने लास्ट 5 ईयर का देखा रिटर्न कितना होता है, वो मैंने देखा कि 10.28% आपका रिटर्न मिल रहा है। as compared to the large cap, it will provide a better return, but it will be risky as compared to the large cap because इसमें रिस्क होता है पर स्मॉल कैप से कम होता है। तीसरा हम लेते हैं अपना स्मॉल कैप कंपनी। जिस कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ से कम होता है उसे स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं। इसमें बहुत से आपके कहते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 50 या BSE NSE की भी कंपनी आती हैं। इसमें क्या रहता है, आपको मैंने जो लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखा ये प्रोवाइड करता है 14.23% का। मीन्स रिटर्न तो ये आपको लार्ज कैप और मिड कैप से अधिक प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि इसमें रिस्क अधिक है और ये कंपनी इनिशियल स्टेट में रहती है और ये ग्रोथ करती रहती है। मीन्स ये रिटर्न अधिक प्रोवाइड करेगी, मीन्स मार्केट में इसका फ्लक्चुएशन अधिक रहेगा। तो आप उस हिसाब से आप इसमें रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स शुरू में कितने इसमें रिस्क तो लेते हैं और वो चाहते हैं कि वो जानते हैं अगर मार्केट का कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है तो ये बहुत अधिक ग्रो करेगी मार्केट। उसी के हिसाब से हम लेते हैं रिस्क के हिसाब से हर कंपनी अपने अपने हिसाब से डिवाइडेड है और उस हिसाब से रिटर्न भी मिलता है। अब हम लोग अपने 5वें पॉइंट पे आते हैं जो कि है आपका डीमेट अकाउंट। आपका डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है ये कितने आपका जो भी अकाउंट खुलवाते हैं आप किसी ब्रोकर के थ्रू, जीरोधा हो गया, अप स्टॉक हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गई, तो वो आपको कितने 2 अकाउंट खोल के देते हैं, आपका डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। आपको पता है 1995 से पहले कितने हैं आपका डीमेट अकाउंट नहीं हुआ करता था। उस समय आपको कितने जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता था, शेयर सर्टिफिकेट, जो कि कितने पेपर के थ्रू था, जो कभी कभी चोरी भी हो जाता था, वो फट भी जाते थे। डीमेट अकाउंट से ये हुआ, जिस तरीके से आप अपना बैंक अकाउंट में पैसे सेव करके रखते हैं उसी तरह अब डीमेट अकाउंट में आप अपने शेयर को सेव करके रख सकते हैं और उसे फटने या गुम होने की कोई दिक्कत नहीं है 1995 के बाद। आप जानते हैं डीमेट अकाउंट के बाद एक और अकाउंट खुलता है उसके साथ, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या करते हैं, अपने शेयर के कितने हैं, शेयर बाई और सेल का काम करते हैं। आप अपने डीमेट अकाउंट से शेयर लेते हैं और अपने ट्रेडिंग अकाउंट से बाई और सेल करके उसमें फिर रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का काम होता है। मान लीजिए कितने अपने पर्स से कितने अपने ATM कार्ड से आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, पर्स से अपना ATM कार्ड निकाला और उसे स्वैप करवाया, तो पर्स क्या हो गया आपका डीमेट अकाउंट और ATM कार्ड क्या हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट, और जिससे आपने स्वैप करवाया वो आपका पैसा चला गया। ठीक उसी तरीके से हम लोग मार्केट में भी सेम काम करते हैं। आपको पता होगा कि आपके डिफरेंट चार्जेज लगते हैं मार्केट में। आप अगर कहते हैं अपना अकाउंट खुलवाएं या कहते हैं अपना डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट आप खुलवाते हैं
तो आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू अपने ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि अब इंडिया में इतने अधिक ब्रोकर हो गए हैं जो आपको कंपटीशन की वजह से आपको लेस फीस प्रोवाइड चार्ज कर रहे हैं ब्रोकरेज, और कितने एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। मैं जैसे देख रहा हूँ लगभग 5 से 7 साल में जिस तरीके से आपका अकाउंट ओपनिंग फीस आपकी हो गई है लगभग जीरो। सब ब्रोकर आप जीरो फीस में आपका खोल रहे हैं, जिसमें कुछ ब्रोकर्स कुछ फीस लेते हैं अभी भी, कुछ जीरो ओपनिंग फीसेस आपका कहते हैं। फिर उसके बाद आपको कहते हैं आपको जब ट्रेडिंग करते हैं, मान लीजिए आप कहते हैं इंट्राडे में करते हैं या फ्यूचर में करते हैं या ऑप्शन में कहते हैं या डिलीवरी में काम करते हैं, तो उसमें कुछ चार्जेज लगते हैं जिसे हम ब्रोकरेज कहते हैं, या कहते हैं आप। फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन चार्जेस भी लगते हैं, फिर सेवी चार्जेस भी लगते हैं, फिर जीएसटी भी लगता है, उस पर अलग अलग चार्जेस लेते हैं। वो मैं धीरे धीरे आपको टोटल एक्सप्लेन करूँगा। ब्रोकरेज चार्जेस कहते हैं हर ब्रोकर के अलग अलग होते हैं। मान लीजिए कहते हैं आपका जीरोधा का आप एग्जाम्पल ले लें, वो 20% इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 20 रुपीज़ या 0.03% चार्ज करता है, जो दोनों में से कम हो। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने किसी कंपनी में XYZ कंपनी में कितना आपने इन्वेस्ट किया, ठीक। आपको उस कंपनी का कितना शेयर का प्राइस है आपका 10,000 रुपये, ओके। आपने 10,000 रुपये का शेयर ले लिया, तो उसमें 0.03% आपका टैक्स लगेगा। और इसमें कितने आप बाई और सेल दोनों साइड कितने आपका चार्ज लगते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आप जब इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको बाई और सेल दोनों में चार्जेस लगेंगे। आप मान लीजिए 0.03% 10,000 का आपका 3 रुपये आया। उसी तरीके से मान लीजिए कितने आपने 10,000 का खरीदा, फिर 10,100 में कितने सेल कर दिया, तो 10,100 पे 0.03% मान लीजिए आपका 3.003 रुपये आ गया। और अब टोटल आपको कितना देना पड़ा 6.03 रुपीज़। अब इस पर 18% GST आप जोड़ लीजिए, जो कि आपका आ जाएगा 0.081 मीन्स 0.0181 कितना आपका GST आ गया। मतलब आपको टोटल कितना देना पड़ेगा 6.087। ओके, आपको इतने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप अपना अकाउंट से ट्रांजेक्शन करते हैं, तब कोई शेयर लेते हैं तब। अगर हाई अमाउंट का लेंगे तो उस पर कितने हैं 20 रुपये या 0.03%। बैंक अकाउंट में अपना फंड ट्रांसफर डिफरेंट मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं। आप चाहें तो आप पेमेंट गेटवे यूज कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे, या कितने आपका पेटीएम, या कितने आप अपने NEFT RTGS कर सकते हैं, या आप IMPS या चेक के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट गेटवे यूज करते हैं तो कुछ ब्रोकरेज फर्म आपका फंड ट्रांसफर चार्ज करते हैं, जिसमें कि आप फंड ट्रांसफर पर कुछ चार्जेस प्रोवाइड करते हैं। पर आप अपने चेक, RTGS, NEFT, IMPS के थ्रू फंड ट्रांसफर करते हैं तो आपका जीरो ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। उसी हिसाब से आपका कितने कुछ चार्जेस होते हैं, जिससे जो हमारा 5वां पॉइंट है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। आप जब भी अपना कितने ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो कितने ब्रोकर आपको कितने कुछ एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, जो कि 150 रुपये से लेकर 900 रुपये तक वेरी करता है डिफरेंट ब्रोकर के थ्रू। इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ जो नए ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं, जिनकी कैपिटलाइजेशन या उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, वो BSDA खुलवाएं, मतलब बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट खुलवाएं। उसमें आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगते हैं। 5वां आपका पॉइंट है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस में DP चार्जेस। आप अगर अपना डीमैट अकाउंट और कितने ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं, उस समय कितने ब्रोकर आपका कितने कुछ आपका डॉक्यूमेंट लेता है, जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक स्टेटमेंट, और आपके फोटो और सिग्नेचर। ये सब चीज़ें रहेंगी तो आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। डिपॉजिटरी चार्जेस केवल आपका डिलीवरी में लगते हैं। DP चार्जेस मीन्स आपका डिलीवरी साइड में लगते हैं, वो भी कब, जब आप सेल करते हैं तब। वो डिफरेंट ब्रोकर पे वेरी करता है कि वो कितना चार्ज ले। वो 12 रुपये से लेकर 30 रुपये तक लेते हैं। अगर आप कहते हैं तो दूसरा काम, अगर इसमें एक और पॉइंट आता है जो मैं 6ठा पॉइंट कहता हूँ, कॉल एंड ट्रेड कॉल। ये क्या रहता है, मान लीजिए आपने ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट तो आपने खुलवा लिया, पर उसमें कितने आपको कुछ आपको पता नहीं कि हम लोग किस तरीके से आप ट्रेडिंग करें, तो कितने आपके डिफरेंट ब्रोकर ने अपना डिफरेंट तरीके से आपको प्रोवाइड किया गया है सॉफ्टवेयर। मीन्स आप अगर मोबाइल के थ्रू आप अपना ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उनका मोबाइल सॉफ्टवेयर है, जैसे जीरोधा का आपका काइट है, एंजल ब्रोकिंग का साइट ऐप है।
उस तरीके से दूसरा है आपका वेबसाइट। आप वेबसाइट पे जाकर सीधे कितने हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, या कितने आपको आपको कितने उस दोनों में दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्टली अपने ब्रोकर के थ्रू आप कॉल कर सकते हैं। सर मुझे यहाँ पे बाई और सेल करना है, वो लगभग पर ट्रेड का 15 से 20 रुपये चार्ज करता है अलग अलग ब्रोकर। आप अगर कितने मार्केट में ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस लगते हैं। आपका कितने, आप मान लीजिए ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, आपका कितने जीएसटी लगेगा, आपका कितने सेबी टर्नओवर चार्जेस लगेगा, आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगेगा, आपका डिपॉजिटरी चार्ज लगेगा और स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। ये टोटल चार्ज ईटीसी इतने चार्जेस आपको कितने प्रोवाइड करने लगेंगे मार्केट में। फिर उसके बाद आपका कितने कुछ बातें बनती हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।